हेलो दोस्तों, वेलकम टू पहल अकेडमी। मैं सुमन सहारण। यहाँ अपनी आर्ट कल्चर की जो 10th क्लास है की जो बुक है उसका आज ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, हमने जो 10th क्लास में प्रमुख राजवंश, जो लिटरेचर से रिलेटेड या फिर आर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो सब कवर कर ली। आपको अगर एक साथ वीडियो चाहिए तो आप जो पहल अकेडमी का यूट्यूब चैनल है जो जिस पे क्लासेज डेली की अपलोड हो रही है अपनी, उसमें प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उसमें राजस्थान आर्ट कल्चर और इतिहास आर्ट कल्चर के नाम से आपको मिलेगा। तो उस प्ले लिस्ट में आपको ये लास्ट वीडियो है, शायद से 26वां वीडियो होगा। तो एक साथ अगर आपको पढ़ना है, पूरी 10th की बुक पढ़नी है तो आप ये सब देख सकते हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा था राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा क्या है, उसको किसने नाम दिया, उसकी उत्पत्ति से संबंधित, उसकी बोली कौन कौन सी हैं, फिर उन बोलियों की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं, कौन सा क्षेत्र है जहाँ मुख्यतः प्रचलित हैं, कौन सा साहित्य मुख्यतः कौन सी बोली में। आज हम देखेंगे राजस्थानी साहित्य की विकास परंपरा क्या रही है। ठीक है, और उसमें कौन कौन से मुख्यतः साहित्य उसकी रचना हुई है। हम ज़्यादा विस्तार में इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। या ये स्लाइड्स, ये पीपीटी जो मैंने बनाई है वो 10th की बुक है, उसी को आधार बना के बनाई है। ठीक है, अगर बहुत विस्तार में पढ़ना होगा तो वो फिर बाद में हम क्लासेज करेंगे। फिलहाल हम जो अपनी आरबीएससी की 10th क्लास की जो बुक है उसको कंप्लीट करने जा रही है और वो आज अपनी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो राजस्थानी साहित्य की विकास परंपरा को निम्न रूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई भी विकास क्रम होता है उसका एक काल तो होता है ना। सबसे पहले प्राचीन काल था, उसमें साहित्य की रचना कैसे हुई, फिर मध्य काल आया, उसमें साहित्यिक रचना कैसे हुई, है ना, फिर आधुनिक काल हो गया। तो सबसे पहले अपना है प्राचीन काल, फिर प्राचीन के बाद आ गया पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, और फिर आ गया आधुनिक मध्यकाल। इसमें दोस्तों अपना साहित्य में जनरली क्या रहता है हम देखते हैं। तो कोई भी साहित्य, अब उसको प्राचीन काल तो एक काल का विभाजन करने के लिए किया है, पर उसमें जो प्रवृत्ति होती है ना मुख्यतः, उसके आधार पर उसका नामकरण होता है। प्रवृत्ति का मतलब कि किस तरीके की साहित्यिक रचनाएं उस काल में रची गई थी। जैसे अपना प्राचीन काल है, ठीक है, तो प्राचीन काल में जो राजस्थान में साहित्य रचा गया था वो काल क्या था कि युद्ध इनसे संबंधित था, शांति का काल नहीं था। तो युद्ध से संबंधित, वीरता से संबंधित ओजपूर्ण रचनाएं हैं, उनकी रचना मुख्यतः हुई। तो इस वजह से इस काल को क्या कहता है, प्राचीन काल नहीं कहा जाता, इस काल को कहा जाता है, प्राचीन काल को वीर गाथा काल। ठीक है, वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस काल में जो मुख्य प्रवृत्ति रही साहित्यिक रचनाओं की वो वीरता की रही थी। ठीक है, इस वजह से इस काल को क्या कहा जाता है, प्राचीन काल को वीर गाथा काल। दूसरा अपना है जिसको बोलते हैं मध्यकाल। मध्यकाल को दो भागों में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। ठीक है, अब पूर्व मध्यकाल था तो धीरे धीरे जैसे वीरता की प्रवृत्ति हुई, युद्ध हुए, तो युद्ध के बाद कौन सा काल आता है, शांति का काल। अगर शांति का काल होगा तो उसमें क्या है, थोड़ी आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति होगी लोगों में, वो अपनी जो उपदेशात्मक रचनाएं हैं वो रचेंगे हम। ठीक है, लोगों को अपनी जो भी कुरीतियां हैं उन चीज़ों को छोड़ने के लिए हम प्रेरित करेंगे। समाज का एक जो है युद्ध वाला वो अगर फेज निकल गया तो उसके बाद हम सुधारों की तरफ आएंगे कि जो भी समाज में प्रचलित बुराइयां हैं उनको दूर करें। ठीक है, तो इस काल में जनरली लोगों ने जो उस काल के जो संत थे, महात्मा थे, उन्होंने क्या है भक्ति से संबंधित रचनाएं रखी। तो इस काल को क्या कहा, भक्ति कालीन साहित्य। इसमें मुख्यतः प्रवृत्ति कौन सी थी, भक्ति की। तो इस पूर्व मध्यकाल को क्या कहा जाता है साहित्य में, भक्ति काल। ठीक है, फिर आया उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल में क्या हुआ, अब भक्तिकालीन आ गई, उपदेशात्मक रचनाएं सब आ गई। अब उत्तर मध्यकाल में दरबारी साहित्य था, दरबार थे। तो दरबारों में राजाओं के काल में जो जन सामान्य से बिल्कुल विरक्त रचनाएं रची गई थी, जन सामान्य से कुछ भी लेना देना नहीं था। तो यहाँ फिर धीरे धीरे रिसर्च होने लगे। रिसर्च बोले तो रीति और नीति, इनसे संबंधित रचनाएं रचेगी। रीति का मतलब क्या हुआ कि जो काव्य ग्रंथ है, काव्य शास्त्र है ना, उन पे पूरा रिसर्च हुआ, उनसे संबंधित रचनाएं जो लिखी गई वो कहलाई आपकी रीतिकाल। इस वजह से उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम बोला जाता है। नीति क्योंकि इस काल में राजस्थान में नहीं पूरे भारत में अगर सारा साहित्य देखे तो वहाँ नीति से संबंधित रचनाएं भी, जैसे रहीम के दो हैं वो नीति से संबंधित, यानी हमको उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो वो रीति काल कहलाया उत्तर मध्यकाल। आधुनिक काल इसको प्रवृत्ति, क्योंकि हम मध्यकाल से एक अलग
फेज में प्रवेश कर रहे थे आधुनिक काल में, तो उसके नाम पे इस काल को आधुनिक काल ही कहा गया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित या राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इन सब रचनाएं हैं उनकी प्रधानता रही। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब प्राचीन काल जो भी हमने देखा उसको, उसमें क्या है देखो, वीर रसात्मक, रासात्मक नहीं रसात्मक, वीर रसात्मक काव्य उसका मुख्यतः सृजन हुआ। ठीक है, रचना हुई। इस प्रवृत्ति के कारण इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, वीर गाथा काल। आपका आ जाए सवाल आ जाए कि वीर गाथा काल निम्न में से किस काल को कहा जाता है, तो हम बताएंगे प्राचीन काल को। ठीक है, इस काल की महत्वपूर्ण रचना कौन सी थी, ये बोर्ड में क्लियर दे रखा है। इस वजह से आप कोई भी एग्जाम देख लो, इवन पिछला कॉलेज लेक्चर का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये आई थी, आरएस में बहुत बार आ चुका है, ये सवाल आता है। तो प्राचीन काल की रचना ये याद रखने की जरूरत नहीं, पर ये याद रखने की आपको बहुत आवश्यकता है कि श्रीधर व्यास है, उनकी रचना है रणमल छंद। तो श्रीधर की रणमल छंद है, निम्न में से किसकी रचना है, श्रीधर व्यास की। ओके, अब प्राचीन काल का कालक्रम क्या था दोस्तों, ये तो देखिए। प्राचीन काल का कालक्रम था 1050 से 1450 ईस्वी। तो जो 1050 से 1450 का काल था वो अपना था प्राचीन काल। ओके, दूसरा देखते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, इसमें भी हमने बात कर ली कि भक्ति की प्रधानता थी, इसलिए इस काल को भक्ति काल कहा जाता है। याद रखना, ये पूर्व मध्यकाल की बात हो रही है। पूर्व मध्यकाल का काल क्या था, 1450 से जो आगे प्राचीन काल से अगला काल 1450 से 1650 ईस्वी का काल है, वो पूर्व मध्यकाल कहलाता है। भक्ति और संतों की रचनाओं का इसमें आधिक्य रहा। मीराबाई के पद, जैसे मीराबाई अपनी भगत थी, तो मीराबाई के सफुट पद मिलते हैं जो वो कौन से काल में थे, पूर्व मध्य काल में थे। इसके अलावा पृथ्वीराज राठौड़ था, जिसको पिथल नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ को क्या बोलते हैं, पिथल नाम से भी जाना जाता है। उनके द्वारा रचित ग्रंथ है गंगा लहरी। तो गंगा लहरी कौन सा है, धार्मिक ग्रंथ है एक तरीके से। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ पिथल द्वारा, एक तो गंगा लहरी, एक वेली किशन रुक्मणी री, ये है। पर वेली किशन रुक्मणी री, इसकी शैली बोल दे तो ये डिंगल शैली में रचित है, डिंगल शैली में रचित है। इसका श्रृंगार, इसके अलावा ये श्रृंगार काव्य भी है, ये है। तो पृथ्वीराज राठौड़ जो पूर्व मध्यकाल में थे, उन्होंने गंगा लहरी की रचना की जो धार्मिक ग्रंथ है। इसके अलावा वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की जो डिंगल शैली में है और श्रृंगार काव्य है। दुर्सा आडा ने इसे 5वां वेद कहा है। किसको दोस्तों, इसको वेली किशन रुक्मणी रो। तो वेली किशन रुक्मणी रो को 5वां वेद निम्न में से किस विद्वान ने कहा है, तो दुर्सा आडा ने कहा है। डॉक्टर टेसिटोरी ने इसे डिंगल का हेरोस कहा है। किसे भाई, पृथ्वीराज राठौड़ को। तो पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस निम्न में से किसने कहा है, तो डॉक्टर टेसिटोरी महोदय ने कहा है। अब आगे चलते हैं माधोदास दधवाड़िया की राम रासो। ये बोर्ड में दे रखी है, मैंने खुद से नहीं बनाई है कोई। माधोदास दधवाड़िया की राम रासो है। तो राम रासो निम्न में किसकी रचना है, माधोदास दधवाड़िया की। ईश्वरदास की है दोस्तों हरि रस, हम नाम से पता चला है धार्मिक ग्रंथ है। और देवियान, देवियान और हरि रस निम्न में किसकी रचना है, ईश्वरदास की। सयाजी झूला की रचना कौन सी है, नाग दमन। तो नाग दमन के रचयिता निम्न में से कौन है, तो वो होगा अपना सयाजी झूला। ये हो गई अपनी पूर्व मध्यकाल से संबंधित रचनाएं जिसका उल्लेख बोर्ड में किया गया है। अब अगला चलते हैं उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल में मैंने आपको बोला था रीति संबंधी ग्रंथ लिखे गए, नीति से संबंधित भी कुछ ग्रंथ है वो भी लिखे गए। इस काल में श्रृंगार से संबंधित, रीति यानी काव्य शास्त्र से संबंधित और नीति से संबंधित रचनाएं लिखी गई। इसकी समय सीमा क्या है, 1650 से 1850 ईस्वी। ठीक है, अगला क्रम जो पूर्व मध्यकाल के बाद उत्तर मध्यकाल आ गया। इसकी जो उल्लेख किया गया बोर्ड में वो है दोस्तों कवि मंछाराम की है रघुनाथ रूपक। तो कभी आपके सामने सवाल आएगा, आप सोचोगे ये सवाल कहाँ से आए, रघुनाथ रूपक कितना साहित्य पढ़े इसे तो राजस्थान का, पर इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में क्लियर दे रखा है कवि मंछाराम की रघुनाथ रूपक। तो रघुनाथ रूपक के रचयिता निम्न में से कौन है, कवि मंछाराम। ओके, नीति काव्य में देखिए जैसे राज्य का सोठा, राज्य ने रचे थे, चक्रिया रा सोठा, बेरिया रा सोठा, मोतिया रा सोठा। तो ये आपके प्रमुख इस काल के नीति काव्य। क्लियर। अब देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल सिर्फ काल की दृष्टिकोण से नहीं, भी एक फेज से दूसरा फेज मध्य काल से हम आधुनिक में आगे। इसके अलावा इस काल को आधुनिक इस वजह से कहा जाता है दोस्तों कि अब हमारी जो काव्य की रचना है ना उसके विविध रूप हो गए थे। अब हम नाटक भी लिखने लगे थे,
उपन्यास की भी रचना होने लगी थी, कविता की भी रचना होने लगी थी। तो इस दृष्टिकोण से अलग अलग विधाओं में रचना होने लगी थी। इस वजह से ये काल अपना आधुनिक काल था। तो देखो विविध तो विषय हो गए थे। अब विषय क्या है, पहले दरबारी साहित्य होता था या फिर वो एक समाज का एक वर्ग होता था, धार्मिक साहित्य हो गया, दरबारी साहित्य हो गया, या रीति से संबंधित रचनाएं, काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाएं होगी। पर अब आधुनिक काल में क्या किया हमने, विविध विषय बोले तो समाज के हर वर्ग को छुआ, ठीक है, जिसमें स्त्रियों की समस्या है उसका भी हमने चित्रण किया है, दलित साहित्य अलग से आ गया, स्त्री विमर्श अलग से आ गया, ठीक है। तो समाज के हर एक वर्ग को, हर जन सामान्य की रचना है वो रची जाने लगी। वो काल हुआ अपना आधुनिक काल, जिसमें विषय भी नवीन थे, इसके अलावा अपनी विधा भी वो नई नई तरीके की विधाएं आई। इस काल में हम उपन्यास, नाटक, कहानी, रेखा चित्र आ गए, संस्मरण आ गए, इससे संबंधित बहुत सारी विधाएं हैं, उनका प्रचलन हुआ। तो विधा से युक्त रचनाएं रचेगी। इसकी समय सीमा क्या है, 1850 ईस्वी से अद्यतन आज तक का काल है, वो अपना आधुनिक काल है, ठीक है। अब इसमें जो बोर्ड में मुख्यतः रचनाएं दे रखी है वो है दोस्तों, देखो सूर्यमल मिश्रण साहब, कल पढ़े था, कल की क्लास में हमने देखा था, आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण के पुरोधा निम्न में से किसको माना जाता है। तो बोर्ड ने माना है भाई, हम क्या करें, सूर्यमल मिश्रण साहब को। इन्होंने एक तो की थी वंश भास्कर की रचना, एक की थी वीर सतसई की रचना, सती रासो, धातु रूपावली, राम रंजाट, बलवंत विलास। ये रचनाएं हमको याद रखनी बहुत जरूरी है, इनमें से सवाल बहुत बार आया है। तो वंश भास्कर, वीर सतसई, सती रासो, धातु रूपावली, राम रंजाट और बलवंत विलास के रचयिता निम्न में से कौन है दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण साहब। वंश भास्कर में कल हमने डिस्कस कर लिया, आज फिर से करते हैं। वंश का भास्कर है तो इसमें बूंदी के राज्य का इतिहास वर्णित है। तो वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है, तो बूंदी राज्य का इतिहास वर्णित है। इसे इसके दत्तक पुत्र, इसके किसके, सूर्यमल मिश्रण साहब के दत्तक पुत्र थे मुरारी दान, इनकी 20 में मृत्यु हो गई थी तो उसने पूर्ण किया। अब सवाल आ जाए कि जो वंश भास्कर है उसको पूर्ण किसने किया, तो मुरारी दान ने, याद रखना। वीर सतसई दूसरी रचना अपनी, वीर सतसई में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है, ये कल हमने देख लिया था। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं हैं वो देख लेना। अब दूसरे रचनाकार जो बोर्ड ने देखा है वो है कन्हैयालाल सेठिया साहब, जिन्होंने धरती दोहरारी और पाथल और पीथल नामक प्रसिद्ध रचना के रचयिता थे। पीथल किसको बोलते थे, कल अभी की क्लास में पढ़ा ना पृथ्वीराज राठौड़ को। तो एक तो इनकी प्रसिद्ध रचना है धरती दोहरारी, एक है पाथल और पीथल। इसके अलावा मिंजर, लीलटास इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो खाली याद रखना है पाथल पीथल, लीलटास और धरती दोहरारी और मिंजर किसकी प्रसिद्ध रचना है, कन्हैयालाल सेठिया जी की। ओके। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, उन्होंने प्राचीन भारतीय लिपिमाला और राजपूताना के इतिहास, जो ये प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं हैं, इनके रचयिता है प्राचीन भारतीय लिपिमाला और राजपूताना का इतिहास। किसकी रचना है, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा की। विजयदान देथा है, ये तो आधुनिक काल के राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार है, इनके बिना तो अधूरा है। तो ये बीजी नाम से प्रसिद्ध थे, रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे। ये रूपायन संस्थान की स्थापना की थी ताकि कला संस्कृति है तो पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर में इनका मुख्यालय, तो उसके सह संस्थापक कौन थे, देथा साहब थे। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी, चलो देखते हैं। बातारी फुलवारी 14 खंडों में प्रकाशित है। तो बातारी फुलवारी के रचयिता निम्न में से कौन है, विजयदान देथा साहब। क्यों कि वो क्या एक जो अपनी लोक प्रचलित भाषा बोली है उसमें जाते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों को अलग अलग किस्से सुनते थे। भी आज इस के पास गए, जाके उनसे एक किस्सा सुनाए, दूसरे के पास गए, दूसरे से एक किस्सा सुनाए। उन जो बातों हैं उनको एक फुलवारी के रूप में उन्होंने बना दिया, ठीक है। तो इस वजह से ये कहलाती है बातारी फुलवारी, जो एक नहीं पूरे 14 खंडों में विभाजित है। ये सवाल भी आता है कि बातारी फुलवारी कितने खंडों में प्रकाशित है, तो हम क्या बताएंगे, 14। इसके अलावा दोस्तों मारो बादलो, तीडो राव, इनके प्रसिद्ध उपन्यास है, इनके देथा साहब के। दुविधा और आलेखु हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल और चौधराइन की चतुराइन जैसी कथाओं के रचयिता भी ये हैं, ठीक है, याद रखना। इस दुविधा है, उनकी जो दुविधा का है उस पे पहली फिल्म बनी है बॉलीवुड में, बहुत अच्छी फिल्म है, कभी देखना आप।
पहली फिल्म है तो किस पे बनी है? द्विधा पे। इसकी रचयिता कौन है? देता साहब है। अमोल पालेकर साहब ने इस फिल्म को बनाया है। तो आप ये मूवी देखना, पहली द्विधा पे है, जो विजयदान देथा की एक रचना है, उस पर आधारित है। दूसरा है अपने, अगला है अपने यादवेंद्र शर्मा जी। यादवेंद्र शर्मा जी की रचना कौन सी है? हु गोरीकिन पीवरी जोग संजोग चांदा सेठानी। ठीक है, 3 रचना है जो बोर्ड में उल्लेखित है, मैंने वही लिखी है, हूँ गोरीकिन पीवरी जोग संजोग और चांदा सेठानी, यादवेंद्र शर्मा साहब की। अगले अपने हैं रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। ये चूड़ावत जो राजस्थान की प्रसिद्ध महिला साहित्यकार या लेखिका है, उनकी रचना है अमोलक बाता मूमल केरे चकवा बात। ये 3 ही है जो बोर्ड में लिखी हुई है, वो हम यहाँ देख रहे हैं, अमोलक, मूमल और केरे चकवा बात। तो केर मूमल के रचयिता निम्न में से कौन से साहित्यकार है? ये सवाल आ जाए तो हम बताएंगे रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। अमोलक हो गई, केरे चकवा बात हो गई। ठीक है, मेघराज मुकुल है, उनकी रचना सेनानी है। सेनानी के रचयिता निम्न में से कौन है? तो सेनानी के रचयिता मेघराज मुकुल है, ये बता देंगे हम क्योंकि हमने देख लिया। अब सत्य प्रकाश जोशी साहब है, उनकी राधा, राधा के रचयिता निम्न में से कौन है? पहला सवाल तो आएगा अपने ये, तो हम बताएंगे कि सत्य प्रकाश जोशी साहब है, उनकी रचना है राधा। पर राधा नाम से नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है कोई श्रृंगारिक काव्य, पर यह गलत फहमी है। याद रखना, राधा एक प्रसिद्ध युद्ध काव्य है। तो राधा कौन सा काव्य है? सत्य प्रकाश जोशी साहब की है, राधा की रचयिता है जो, ये एक प्रसिद्ध युद्ध काव्य है। क्लियर? मणि मधुकर साहब की है पगफेरो। पगफेरो के रचयिता निम्न में से कौन है? एक सोजती गेट, 2 रचनाएं जो दे रखी है मणि मधुकर साहब की। पगफेरो और सोजती गेट के रचयिता निम्न में से कौन प्रसिद्ध साहित्यकार है? तो हम बताएंगे मणि मधुकर साहब है। हरीश बादानी जो राजस्थानी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार है बादानी साहब, इनकी बोले सरनाटो और बाथा में भूगोल, इसमें बाथा में भूगोल है, ये बहुत बहुत प्रसिद्ध है। बाथा में भूगोल और बोले सरनाटो के रचयिता निम्न में से कौन है? तो हरीश बादानी साहब है। ठीक है, चंद्र प्रकाश देवल की पागी और कावड़ है। पागी और कावड़ के रचयिता कौन है? चंद्र प्रकाश देवल है। ये सब रचनाएं अपनी बोर्ड जो आरबीएससी 10th क्लास की बुक जो हम अभी कवर कर रहे हैं उसमें दे रखी है, तो इस वजह से मैंने इन सबको यहाँ मेंशन किया है। सवाल भी इनमें से अधिकतर आते हैं। जो शिवचंद भरतिया है उनको प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है। किसका? राजस्थानी भाषा का। राजस्थानी भाषा के प्रथम आधुनिक गद्यकार निम्न में कौन है? तो ये अपने है शिवचंद भरतिया साहब। अब कुछ अन्य रचनाएं हैं, उनका उल्लेख भी बोर्ड ने कर रखा है, तो हम देखते हैं कौन सा है। दयालदास ख्यात। ख्यात क्या होती है दोस्तों? कोई प्राचीन वंशावली दे रखी है ना, कोई राजा महाराजाओं का इतिहास है, कोई पौराणिक है, तो उनका वर्णन किया जाता है, जिसमें वो होती है अपनी ख्यात। एक क्षेत्र विशेष की भी हो सकती है कुछ भी, तो उनमें कुछ ख्यात प्रसिद्ध है, वो देखते हैं। दयालदास ख्यात, अब नाम से तो पता चल रहा है कि दयालदास ख्यात है, उनके रचयिता दयालदास जी है, नाम से पता चल रहा है दयालदास ख्यात। पर दयालदास ख्यात है, उसमें किस वंश का इतिहास वर्णित है? सवाल आता है ये, तो हम बताएंगे भाई बीकानेर का इतिहास वर्णित है। जो बीकानेर है उसका इतिहास वर्णित किसने किया? दयालदास ख्यात। मोहणोत नैन सिंह ख्यात है, इसकी रचयिता है मोहणोत नैन सिंह खुद ही है, तो उनमें मारवाड़ का इतिहास वर्णित है, याद रखना। ठीक है, अब शिवदास गार्डन है, उनके द्वारा रचित है अचलदास खिंचिरी वचनिका। वचनिका क्या होती है? गद्य पद्य तुकांत से युक्त जो रचना होती है वो वचनिका होती है। अचलदास खिंचिरी वचनिका के रचयिता कौन है? याद रखना, शिवदास गार्डन है। शिवदास गार्डन की अचलदास खिंचिरी वचनिका। खिड़िया जग्गा द्वारा रचित है राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। ठीक है, राठौड़ रतन सिंह और महेश दासोत है, उन दोनों की वचनिका किसकी? खिड़िया जग्गा द्वारा रचित है। किशोर दास का राज प्रकाश और कर्णीदान का सूरज प्रकाश। प्रकाश तो मतलब कोई चीज पे प्रकाश डालना। ठीक है, तो सूरज प्रकाश कर्णीदान है, ये सूरज प्रकाश जो महाराजा थे उन पर प्रकाश डाल दिए, और किशोर दास का राज प्रकाश, याद रखना इन सबको। अब कुछ अन्य रचनाओं में और है, रासो साहित्य भी है राजस्थान का, वो भी बोर्ड में उल्लेखित है। थोड़ी बहुत पुस्तकें दे रखी है, बुक दे रखी है, देखते हैं। इसमें चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज अजमेर के चौहान शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, उनके जो मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे और उनके मित्र थे, वो थे चंद्र बरदाई, उन्होंने रचा था पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता निम्न में कौन है? चंद्र बरदाई, जिसको रासो साहित्य का प्रथम ग्रंथ भी मानते हैं। इस पे बहुत वाद विवाद है, हम ये याद रखेंगे कि पृथ्वीराज रासो, उनके रचयिता कौन है? चंद्र बरदाई। नरपति नाहले, नरपति नाहले की कौन सी है? बीसल देव रासो। कल के क्लास में हमने देखा था बीसल देव, ये अपना है वीर रसात्मक काव्य। पृथ्वीराज रासो है
वो डिंगल शैली में रचित एक वीर रसात्मक काव्य है, ठीक है। पर जो बिसलदेव रासो है जिसके रचयिता नरपति नालय है, ये एक श्रृंगारिक काव्य है, श्रृंगारिक श्रेणी का, क्योंकि बिसलदेव रासो जो अजमेर के चौहान शासक थे विग्रहराज चतुर्थ, जिनको हम बिसलदेव भी कहते हैं, तो उनको बिसलदेव को नाम पर जो बिसलदेव महाराज थे और उनकी रानी थी राजमती, उन दोनों के संयोग और वियोग का वर्णन किया गया इस बिसलदेव रासो में। तो ये जो श्रृंगारिक काव्य है नरपति नालय का, और ये गोडवाड़ी भाषा में बोली में रचित है ये रचना, ठीक है। इसके अलावा गिरधर आसिया का संगत रासो, गिरधर ओसिया का संगत रासो है। दलपत विजय का खुमान रासो है। खुमान रासो की रचयिता निम्न में कौन है? दलपत विजय। कुंभकर्ण का रतन रासो है। रतन रासो की रचयिता निम्न में कौन है? कुंभकर्ण। जोधराज का हमीर रासो है, जिसमें रणथंभौर के हमीर शासक थे उनका वर्णन है। तो ये है आपका जोधराज का हमीर रासो। ये याद होने बहुत जरूरी है, क्योंकि रासो साहित्य राजस्थानी जो भाषा है, प्राचीन काल का जो साहित्य अपना, उसमें जो भी, चाहे आप हिंदी लिटरेचर में देख लो, कहीं भी देख लो, तो रासो साहित्य जो मुख्यतः अपभ्रंश में रचित है, ठीक है, अपभ्रंश में, जिसमें राजस्थानी भाषा भी आती है, सब है। तो ये अपना रासो साहित्य प्राचीन काल का बहुत प्रसिद्ध है, इसको याद रखना जरूरी है। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नालय का बिसलदेव रासो, गिरधर रासो का संगत रासो, दलपत विजय का खुमान रासो, और कुंभकर्ण का रतन रासो, और जोधराज का हमीर रासो। क्योंकि ये रासो साहित्य जनरली राजस्थान से संबंधित है, क्योंकि चारण कवियों द्वारा, चारण जो भाट होते थे उनके द्वारा रचित है ये, तो इस वजह से रासो साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, जैसे मोहणोद सिंह की मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। मोहणोद सिंह ख्याल देखी थी, अभी हमने मोहणोद सिंह ख्यात देखी थी, जिसमें जोधपुर परगने का वर्णन था, ठीक है, क्योंकि जोधपुर के जो महाराजा थे उनके ये दरबारी कवि थे मोहणोद सिंह साहब। अब मोहणोद सिंह ने मारवाड़ रा प्रगना है उसकी विगत लिख दी। मारवाड़ रा प्रगना की विगत में उन्होंने उस क्षेत्र में, जो जोधपुर का क्षेत्र या उसके आसपास का क्षेत्र जो मारवाड़ कहलाता था, वहां जोधपुर ही नहीं था, उसके आसपास का सारा क्षेत्र मारवाड़ कहलाता था। तो उस समय की जनसंख्या कितनी थी, उस समय की जो नगरीय मतलब सामाजिक स्थिति क्या थी, वहाँ अर्थव्यवस्था का क्या प्रकार था, ठीक है, वहाँ की आर्थिक संरचना क्या थी, वरेख कर आदि की सिस्टम था वो क्या था, उन सब का वर्णन जो नैन्सी साहब है उन्होंने मारवाड़ प्रगनारी विगत में किया है। तो इसमें देखिए अभी आबादी यानी जनसंख्या कितनी का है, रेख यानी कर लेने की जो प्रकार थे, लगान वसूली का तरीका था वो क्या था, जो फसल व्यवस्था थी, यानी क्योंकि उस टाइम में जो अर्थव्यवस्था थी उसका मुख्य आधार क्या था, यही था फसल यानी कृषि व्यवस्था। तो फसलों का हाल क्या था, इसके अलावा सिंचाई के साधन क्या क्या थे, जनसंख्या का उल्लेख आदि का उल्लेख किया गया है इसमें मारवाड़ प्रगनारी विगत में। इस मारवाड़ प्रगनारी विगत है, इसको राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। तो सवाल क्या आ जाए कि राजस्थान का गजेटियर निम्न में से किस रचना को कहा जाता है? आपको 4-5 रचनाएं दे देंगे, पर हमने देख लिया कि मारवाड़ गजेटियर राजस्थान का गजेटियर है, क्योंकि मारवाड़ रियासत थी, बहुत बड़ी थी, ऑलमोस्ट संपूर्ण जो सारा राजस्थान है उसको कवर करती थी। तो इस वजह से राजस्थान का गजेटियर किसको कहा जाता है? मारवाड़ प्रगनार। मुंशी देवी प्रसाद महोदय, उन्होंने मोहणोद सिंह साहब है, उनको राजपूताने का अबुल फजल कहा है। तो राजपूताने का अबुल फजल मोहणोद सिंह को निम्न में किस विद्वान द्वारा कहा गया है? तो मुंशी देवी प्रसाद जी ने, ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा है? मोहणोद सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने मोहणोद सिंह को राजपूताने का अबुल फजल कहा है। ये था दोस्तों अपनी बोर्ड की किताब में दिया हुआ जो भी साहित्य से संबंधित रचनाएं हैं वो उल्लेखित है, ठीक है, जिसमें राजस्थानी साहित्य प्राचीन काल है, तो प्राचीन काल को वीरगाथा काल कहा गया, उसकी टाइमलाइन हमने देख ली। फिर इसके अलावा हमने देखा कि मध्यकाल है, उसको 2 भागों में बांट लिया, उत्तर और पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। इसके अलावा आधुनिक काल देख लिया, आधुनिक काल से संबंधित हमने महत्वपूर्ण रचनाएं देख ली कौन कौन सी हैं, तो वो बोर्ड में देख लिया, वो सब हमने देख लिया। इसके अलावा अदर जो भी देखनी है उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा, पर यहाँ अपनी क्लास किसकी चल रही है? राजस्थान बोर्ड 10th क्लास की चल रही है, ठीक है, RBSE बुक है वो हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो 10th क्लास का था ये लास्ट चैप्टर है,
लास्ट जो पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे 9th क्लास की जो आरबीएससी की बुक है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसको भी ऐसे पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे ताकि आपको हर चीज़ है वो क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। उसमें दे रखा है राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें 1857 की क्रांति से शुरुआत करेंगे। फिर हम देखेंगे जनजातियों में जो जागरण आया था वो कैसे था, पॉलिटिकल अवेकनिंग, इसमें प्रजामंडल आंदोलन देखेंगे, किसान आंदोलन देखेंगे, राजस्थान में समाचार पत्र है, वो जो चैप्टर 9th क्लास में दे रखे हैं वो सब हम वहाँ देखने की कोशिश करेंगे उसमें। तो वो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीक से, ठीक है। अगर आपको 10th क्लास की टोटल वीडियोस देखनी है तो आप जो पहल एकेडमी है उसके यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं, तो आपको एक साथ मिल जाएगा वो सब कंटेंट, ठीक है। चलो दोस्तों, आपको आई होप ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी 10th क्लास की, और मुझे ये भी पूरा भरोसा है कि आपकी आरपीएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रीड की एग्ज़ाम हो, वीडियो एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम हो, या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस के एग्ज़ाम हो, आरएस मेंस की, तो हर तरीके से ये जो बुक है आपको राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर के लिए आपको प्रिपेयर करती है, ठीक है। राजस्थान का फ्रीडम स्ट्रगल है वो 9th क्लास कवर करेगी, पर जो आर्ट कल्चर का पोर्शन है या प्राचीन काल, मध्यकाल, इनका जो है इतिहास है वो ये बुक बहुत अच्छे तरीके से कवर करती है, मैं ये बोल सकती हूँ आपको। तो ये सब वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।